चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम सभी को एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण ये चैप्टर हम सभी को शुरू करना है। ठीक है सर, तो चलिए ध्यान देंगे क्या होता है लेखांकन समीकरण। आप सभी से बहुत छोटा छोटा 3 शब्द के बारे में हम पूछेंगे। क्या आप सभी उस शब्द को जानते हैं कि नहीं, ये हम जानना चाहेंगे। क्या आप लोग एसेट के बारे में जानते हो? बोलो। क्या आप लोग लायबिलिटी के बारे में जानते हो? क्या आप लोग कैपिटल के बारे में जानते हो? वेरी नाइस। ये 3 शब्द अगर आप लोग जानते हैं तो समझिए काम बन गया। एसेट को हिंदी में कहते हैं संपत्ति, लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व, सिंपल भाषा में कहे तो कर्ज। दायित्व वास्तविक इसका हिंदी होता है लिटरल मीनिंग, और कैपिटल का मतलब पूंजी। तो देखो, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो शब्द है, इस शब्द में अकाउंटिंग इक्वेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अकाउंटिंग और दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन की बात कर लेता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, अकाउंटिंग से परिचित हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जरा इक्वेशन शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इक्वेशन शब्द है, ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब क्लास 10th तक हम लोग पढ़ाई करते थे तो मैथमेटिक्स में तरह तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोगों को पढ़ने को मिलता था। मैथमेटिक्स के समीकरण इक्वेशन पढ़ने को मिलते थे, जिसमें एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होता था तो दूसरा साइड राइट हैंड साइड होता था, और हमें हर बार लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करना होता था कि दोनों तरफ इक्वल है। यही होता था ना। ठीक यही चीज यहां भी हो रहा है सर। इक्वेशन का मतलब यहां भी वही है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा, और हमें प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड है। लेकिन ये इक्वेशन मैथमेटिक्स में नहीं है सर, ये हम लोग को अकाउंटिंग में मिल रहा है, और इसीलिए इस इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये इक्वेशन? तो हमने अकाउंटिंग के कुछ शब्द लिख दिए हैं। हमने अकाउंटिंग का कुछ शब्द लिख दिया है, जरा उन शब्दों के बारे में विचार कीजिएगा, शब्दों को जरा देखिएगा, कौन कौन से शब्द हैं जरा देखिएगा। तो हमने यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं। एसेट बराबर लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल 3 शब्द हमने लिखा है। दिख रहा है क्या ये शब्द? और ये जो 3 शब्द हैं, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल, इन्हीं 3 शब्दों को मिला करके अकाउंटिंग में, चूंकि ये शब्द अकाउंटिंग के है ना, अकाउंटिंग के है ना, अकाउंटिंग में ना ये सारे शब्द आप लोग पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग में ये तीनों शब्दों के जरिए हम लोगों का एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो जाता है? इन्हीं तीनों शब्दों से एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। और वो इक्वेशन क्या है सर? तो वो इक्वेशन है एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिख रहा है क्या? इक्वेशन दिख रहा है क्या? एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब अकाउंटिंग का एक ऐसा इक्वेशन जो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस का एसेट हमारे बिजनेस के लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होता है। और ऐसे इक्वेशन को ही, इसी इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को समझ पा रहे हैं तो इसका डेफिनेशन भी आसान शब्दों में बता सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माने मैथमेटिक्स के टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। देखो ना, इज इक्वल टू प्लस, ऐसे साइंस का यूज हुआ है ना, और ये तो मैथमेटिक्स के साइन है, इज इक्वल टू और प्लस। तो इसीलिए कहा रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी अंकगणितीय तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दर्शा रहे हैं। और
क्या हो रहा है इसमें? तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो शो करता है, मतलब दिखाता है, विच शोज दैट, क्या दिखाता है? दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू द सम ऑफ, जो एसेट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? तो जोड़ के बराबर, किसके जोड़ के बराबर? तो सम ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो क्या डेफिनेशन समझ में आया क्या? सर टफ डेफिनेशन को भी आप लोग यूं आसानी से समझ सकते हैं अगर लॉजिक के साथ पढ़ा जाए तो कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि बताता है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं आसान शब्दों में। कैसे सर, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आसान शब्दों में? तो जरा देखिएगा और बताइएगा कि क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, तो अगर हम कहें अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? तो अकाउंटिंग इक्वेशन is a mathematical expression, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है which shows, जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? which shows that the asset of the business, asset है ना, asset of the business is equal to the sum of liability and capital of the business। समझ आ रहा है क्या कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है सर? एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? कि जो हमारे बिजनेस का एसेट है वो लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर है। दिख रहा है क्या? बोलो। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दिखाता है कि हमारे बिजनेस का एसेट हमारे बिजनेस के लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर, यानी लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होता है। समझ गए बात? और ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग ऊपर देख सकते हो। क्या लिखा है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जरा गौर से देखिएगा इस फॉर्मूला को। क्या ये फॉर्मूला यही लिखा हुआ है ना? जरा देखो तो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही लिखा है क्या? देखो तो क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग A इज इक्वल टू L प्लस C नहीं लिख सकते हो क्या? बोलो ना, लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? मतलब एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलो ना, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया सर। तो इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से हम पूछें कि सर, अगर आप लोगों से हम पूछें कि आप लोगों ने अभी अभी देखा एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी और कैपिटल दिया हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, अगर लायबिलिटी और कैपिटल दिया हुआ हो और एसेट कहा जाए निकालने के लिए तो निकाल लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे कहने का अर्थ ये है कि तीन वर्ड हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तीन वर्ड है, तीन में से कोई भी दो पता रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। मतलब लायबिलिटी और कैपिटल पता हो तो एसेट निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको कैपिटल निकालना हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन में चाहिए? लायबिलिटी और एसेट चाहिए। तो कैपिटल बराबर बता सकते हो क्या होगा? एसेट माइनस
लायबिलिटी। ठीक उसी प्रकार से बता सकते हो कि अगर हमको लायबिलिटी निकालना होगा तो क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल। अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है आसान शब्दों में। तो चलिए सर, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत हम लोग आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है वो हम लोगों ने समझा है, और आके देखते हैं कि क्या हम लोगों को सवाल हम लोगों से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है अपने बुक का। ठीक है सर, बोलिए कोई दिक्कत? तो आइए आपके बुक का जल्दी से निकाल लीजिए। जहाँ तक मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किताब है एसबीपीडी का, और एसबीपीडी के किताब में अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेज नंबर 105 में दिया हुआ है। तो जल्दी से, अगर नया वाला बुक है किसी के पास, सबके पास होना चाहिए, पेज नंबर 105 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, और देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन फाइंडिंग कैपिटल्स, और कैपिटल को ही ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल को ही ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहता है कि कैपिटल निकालिए। आइए क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कैपिटल इफ एसेट आर 1,36,000 एंड लायबिलिटी आर 72,000 रुपया। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? सभी लोगों ने निकाल लिया सवाल? तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें बिजनेस का जो एसेट है वो कितना है, 1,36,000 रुपया है। तो जरा देखिए हम सॉल्व करें क्या, यहाँ पर सॉल्व करें क्या क्वेश्चन नंबर, अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या क्या इंफॉर्मेशन में दिया है, गिवन क्या है बोलो तो? एसेट दिया हुआ है कितना, 1,36,000, और क्या दिया है, लायबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया है, 72,000। अब बोला क्या है, पूछा है कैपिटल बताइए कि कैपिटल कितना होगा, बता सकते हो क्या? यस सर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो जानते हो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन तो जानते हो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है बताओगे? अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, और इस फॉर्मूले के तहत कैपिटल निकालना है तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो बोलो ना, एसेट कितना दिया है, 1,36,000 माइनस लायबिलिटी कितना दिया है, 72,000, माइनस करोगे कैपिटल बताओ कितना हो जाएगा, 64,000। देखो तो आंसर दिया है क्या, दैट्स इट। कोई डाउट किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है, इफ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 4,50,000। तो गिवन क्या है जरा बोलो तो? एसेट दिया हुआ है कितना, 4,50,000 रुपया। उसके बाद क्या बोला है, एंड आउटसाइड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी लिखा हुआ है कितना, 2 लाख रुपया। तो कहता है कैलकुलेट ऑनर्स इक्विटी। क्या कैलकुलेट करना है, ऑनर्स इक्विटी। और अभी अभी मैंने कहा था कि ऑनर्स इक्विटी का मतलब डेट इज करके लिख दें, कैपिटल बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बोलो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से जानते तो हो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बताएगा कोई क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल निकालना हो तो एसेट माइनस लायबिलिटी। तो बोलो ना, एसेट कितना दिया है, 4,50,000 माइनस लायबिलिटी कितना दिया है, 2 लाख, करेंगे तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,50,000। देखो तो ऑनर्स इक्विटी 2,50,000 आंसर दिया है क्या? तो क्या बहुत भारी लग रहा है ये सब? फटाफट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी के साथ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 12 लाख रुपया। गिवन क्या है बोलो, कैपिटल दिया हुआ है, कितना रुपया दिया है कैपिटल, 12,60,000 रुपया दिया है, और आउटसाइड लायबिलिटी दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटी यार कितना,
2 लाख रुपया नहीं, सॉरी 2 लाख रुपया नहीं दिया है, आउटसाइड लायबिलिटी आपका 8 लाख रुपया दिया हुआ है, दिया है ना 8 लाख। तो कहता है कि देन कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो आपको टोटल एसेट पूछ रहा है कि कितना होगा, एसेट कितना होगा, बोलो ना। अरे भाई अब तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हो कि एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट निकालना है, लायबिलिटी कैपिटल आपको पता है, लायबिलिटी कितना है 8 लाख और कैपिटल कितना है 12,60,000, लिख दो, एसेट पता चल गया। बोलो 20,60,000। देखो तो आंसर दिया है क्या? यस सर, आंसर आ गया। किसी को तकलीफ दिक्कत? तो देख पा रहे हो सवाल कैसे फटाफट बन रहा है। कोई बहुत टफ चैप्टर है क्या? नहीं सर, मज़ा आएगा। चलिए अब आप लोग इसको लिखने का काम कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? चलिए 3 नंबर सवाल को अभी रहने दीजिए। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर के ऊपर हेडिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन, और 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। दिए गए ट्रांजेक्शन के आधार पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है। तो जरा देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन शो कैसे किया जाता है, मतलब दिखाया कैसे जाता है। तो आइए आपको हम सिखाते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। चलिए सर ध्यान दीजिए, यही चीज़ तो सिखाना था आप लोगों को, मेन चीज़ यही है। आइए गौर कीजिए, तो आप सभी को सिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो देखिए सर, सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग में लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बना रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे, दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और ये फिक्स फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में नो चेंज, एक ही फॉर्मेट होता है और इसी फॉर्मेट पर सारे सवाल बनते हैं। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? अकाउंटिंग इक्वेशन। दिखाई दे रहा है क्या सबको? अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट कैसे होता है, आइए फॉर्मेट की चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे फॉर्मेट पर, बहुत आसान सा फॉर्मेट होता है। देखिए दिख रहा है क्या? उसके बाद एक हम लोग खींच लेंगे सीरियल नंबर के लिए पतला सा कॉलम, ठीक है? उसके बाद एक कॉलम हो जाएगा एस ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए एक हो जाएगा एसेट्स लिखने के लिए, और एक हो जाएगा लायबिलिटी और कैपिटल लिखने के लिए। ये है आपका फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है? हमने क्या क्या कहा जरा उस सबको लिख भी देते हैं। यहाँ हमने कहा कि सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ हमने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन दिया होगा क्वेश्चन में वो ट्रांजैक्शन को एज इट इज हूबहू सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसेट्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हबड़ा के फॉर्मेट नहीं खींचना है, अभी मैंने खींचने के लिए आप लोगों को नहीं बोला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हमने लिखने का तरीका कैसे रखा है जरा देखिएगा। ये जो एसेट लायबिलिटी कैपिटल है ना, इसको बीच से हम लोग बांट देते हैं ऐसे ऐसे, और इस बीच में जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं बिजनेस के, जैसे कैश, जैसे फर्नीचर, जैसे मशीन, स्टॉक, डेटर, और ये तमाम एसेट्स को हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जो भी एसेट्स से संबंधित ट्रांजैक्शन दिया होगा उनको, और जो भी लायबिलिटी और कैपिटल से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया होगा, जिस भी लायबिलिटी का नाम, जैसे कि लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इस तरह की लायबिलिटी हम लोग लायबिलिटी और कैपिटल ये नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे। आ रहा है समझ में? अब यही फॉर्मेट हमारा होता है और इसी के तहत हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आइए एक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। सभी लोग गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 पर। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 1? देखिए लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000 रुपया, यानी 45,000 रुपया का बिजनेस शुरू किया गया है 45,000 रुपया कैश लगा करके। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को लिख देंगे, लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज
45,000 रुपया। दिख रहा है क्या? ट्रांजैक्शन हमने लिख दिया। आप लोगों से अब पूछेंगे कि इस ट्रांजैक्शन के वजह से बिजनेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में और कुछ नहीं बल्कि आपको बिजनेस का इफेक्ट समझना है कि हर एक ट्रांजैक्शन के वजह से बिजनेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अगर 45,000 रुपया कैश से बिजनेस शुरू किया गया है तो बिजनेस में कैश आया और बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया। अरे तभी तो आप लोग एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोलो ना। तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा और बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ेगा। बस यही सोचना है और कुछ नहीं। तो कैश तो एसेट है ना, तो एसेट वाले में कैश लिख दे यहाँ पर, बोलो ना। और कैपिटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले में कैपिटल लिख दें, बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। तो कैश कितने रुपए से बढ़ा बिजनेस में? 45,000 रुपया से। तो कैश के ठीक नीचे हम लोग लिख दिए 45,000 रुपया और कैपिटल भी तो 45,000 रुपया से बढ़ा, तो कैपिटल के नीचे ठीक सामने लिख देंगे 45,000 रुपया। समझ गए बात? चलिए ऐसे ही अब दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है बोलिए? ओपन ए बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट रुपीज 4,500। एक बैंक अकाउंट खोला गया है और उसमें 4,500 रुपया जमा किया गया है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख लिया जाए, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट, बोलो, विद अ डिपॉजिट रुपीज 4,500। अब इस ट्रांजैक्शन के वजह से बताओ बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट खोला गया है और 4,500 रुपया डिपॉजिट किया गया है। तो बताओ 4,500 रुपया से बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और हमने डिपॉजिट किया है तो हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बिजनेस का ही तो कैश ले जाकर के बैंक में जमा किया है ना, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बैलेंस घट जाएगा। तो कैश में माइनस कर दो, कैश जो लिखे हो ना कैश के नीचे माइनस कर दो 4500 रुपया, माइनस का मतलब ब्रैकेट। लेकिन बैंक बैलेंस नाम का एगो नया एसेट बढ़ जाएगा ना बिजनेस में। तो बिजनेस में एगो नया एसेट बढ़ गया, कौन सा? बैंक के नाम से एक नया एसेट बढ़ गया। तो बैंक में प्लस कर दो, कितना रुपया? 4500 रुपया। और कोई असर पड़ेगा क्या? सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बैंक के सामने तो प्लस करेंगे और कैश ना घटेगा। डिपॉजिट किए हैं बैंक में तो कैश घटेगा ना, तो कैश के सामने देखिए कैश के नीचे माइनस किए हैं, ब्रैकेट का मतलब माइनस। लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक के नीचे क्या किए हैं? बैंक के नीचे प्लस दिख रहा है, बैंक के नीचे प्लस किए हैं। कोई दिक्कत? चलिए सर, और कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इधर इधर लायबिलिटी कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो डैश करके छोड़ दे क्या? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब कभी भी हम लोग दो ट्रांजैक्शन पहली बार में जब कभी भी दो ट्रांजैक्शन को लिख लिया जाता है उसके बाद एक न्यू इक्वेशन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? क्या तैयार किया जाता है? न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और लाइन खींच के यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। और नया इक्वेशन बनाएंगे पहले बार में दो ट्रांजैक्शन के बाद। पहले बार में दो, जब ऊपर से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो पहले बार में दो ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में क्या करना है? जो भी जोड़ घटाव हम लोग किए हैं उसको लिख देना है। तो बताइए, कैश हमारे पास पहले 45,000 रुपया था, उसमें से 4500 रुपया कैश कम हो गया, तो अब कैश कितना बचा है? 40,500 रुपया बचा है। प्लस बैंक में कितना बचा है? 4500 रुपया बैंक में बचा है। और इधर कैपिटल कितना बचा है? 45,000 रुपया बचा है। चलिए जरा एसेट और लायबिलिटी दोनों देख के बताइए, एसेट साइड में और लायबिलिटी और कैपिटल साइड में क्या हमारा एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है कि नहीं है? देखो ना, एसेट में टोटल कितना है? 40,500 और 4500 कितना हुआ? दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45,000। और लायबिलिटी साइड में भी तो 45,000 है। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना होता है। और इसी वजह से हमारा एक कॉलम होता है, इसी वजह से यहाँ पर बीच में एक कॉलम खींचा जाता है, इसी वजह से, ताकि हर बार ये बताया जाए कि हमारा एसेट और लायबिलिटी कैपिटल जो है वो क्या है? बराबर है, बराबर है।
हर न्यू इक्वेशन में हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा एसेट लायबिलिटी कैपिटल के बराबर है। आ रहा बात समझ में? तो बस सर इसके बाद तुरंत तीसरा इक्वेशन बोलिए, क्वेश्चन में क्या दिया है लिख दीजिए। तीसरा इक्वेशन क्या दिया है बोलिए। बॉट गुड्स फ्रॉम एमएस सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200 रुपया। एमएस सन एंड कंपनी से 11,200 रुपया का हमने माल खरीदा है। तो बताओगे ये माल उधार में है कि नगद में है? सर नाम दिया है, नाम के बाद फॉर कैश नहीं दिया है, मतलब उधार में है। तो उधार में हमने खरीदा है ना, तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। क्या लिखा है बाबू बोलो तो? बॉट गुड्स फ्रॉम एमएस सन एंड कंपनी, एमएस सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200, यही है ना। तो हमने ट्रांजेक्शन लिख दिया। अब इसका इम्पैक्ट बताइए, व्यवसाय पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमने उधार में सन एंड कंपनी नाम के बिजनेस से हमने उधार में कुछ गुड्स खरीदा है, यानी सामान खरीदा है। तो अगर हमने उधार में सामान खरीदा है तो आप लोग बताइएगा कि उधार में सामान खरीदने से हमारे बिजनेस में स्टॉक नाम का एसेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? स्टॉक नाम का एसेट बढ़ जाएगा। लेकिन हमने उधार में सामान खरीदा है तो हमारे बिजनेस का लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा, कर्जा भी तो बढ़ जाएगा। तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ सर, एक स्टॉक नाम का एसेट बढ़ गया और एक क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ गया। सर उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेगा ना, उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर बढ़ गया, एसेट साइड में एसेट बढ़ गया। बोलो ना। तो एसेट बढ़ा कितने से? स्टॉक नाम का एसेट 11,200 रुपया से स्टॉक नाम का एसेट बढ़ गया और 11,200 रुपया से ही क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमने कहा था कि जो न्यू इक्वेशन है ना, वो पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन के बाद होता है, लेकिन उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन होता है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन के बाद और उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन में न्यू इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलो, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन अगर हम लोग करते हैं तो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक लाइन खींच के न्यू इक्वेशन बना दिया जाए क्या? अरे बोलो ना भाई, यहाँ पर लिखे क्या? बोलो तो न्यू इक्वेशन। चलो बताने का प्रयास करो। कैश नाम का एसेट 40,500 रुपया का था, अभी कैश नाम का एसेट कितने का है? कोई बदलाव आया था क्या? कोई बदलाव नहीं आया था सर। तो 40,500 ही रह जाएगा क्या? बोलो ना, कोई दिक्कत? बैंक नाम का एसेट 4,500 रुपये का था, बीच में कोई बदलाव आया क्या? नहीं सर। और स्टॉक नाम का एसेट 11,200 रुपये का नया नया आया है, कोई दिक्कत? क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी 11,200 रुपया का आ गया है और 45,000 रुपया का कैपिटल पहले से पड़ा हुआ था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब जरा देखो, फटाफट जरा देखो कि क्या ये जो न्यू इक्वेशन हम लोग लिखे हैं ये दोनों तरफ बराबर है क्या? तो बस आपको क्या करना है लास्ट में जानते हैं? आप लोगों को करना क्या है? लास्ट में लिखना है यहाँ पर, अरे देखो लास्ट में यहाँ पर लिखना है टोटल। क्या लिखना है? टोटल। और टोटल जोड़ के बताओ कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर है कि नहीं है। जोड़ के बताओ, जोड़ो। एसेट साइड टोटल जोड़ो, 40,500 और 4500, 45,000 हो गया प्लस 11,200, 56,200 बराबर इधर जोड़ो कितना है? जोड़ो 56,200। तो दिख रहा है क्या? टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर यही तो प्रूव करना था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हमारे बिजनेस का टोटल एसेट बिजनेस के टोटल लायबिलिटी और टोटल कैपिटल के बराबर होता है। बोलो ना, कोई दिक्कत? नहीं समझे क्या? तो इसके साथ ही आपका ये सवाल भी खत्म होता है, सवाल नंबर 4। आप लोग बताओ कि क्या इसी के आधार पे सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्राई करके लाओगे क्या? 10 तक नहीं, 8 तक 8 तक 4 तक तो हम ही बनवा दिए। 4 को होमवर्क दे देते हैं। होम फंड देखो, होम फंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 बना के लाओगे? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बना के लाओगे? चलो डेट्स इट। अब इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो।